नमस्कार। आज की ये जो प्रेस वार्ता है ये नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के 2 साल के उपलक्ष्य में है। हमारे साथ पंकज भाई भी हैं, दिलीप जी हैं और साथ ही साथ राघव भी। 2 साल किसी भी सरकार के लिए अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए और साथ ही साथ देश की दिशा और दशा को बेहतर करने के लिए काफ़ी होते हैं, क्योंकि 2 साल का मतलब ये है कि सिर्फ 3 साल और बचे हैं अगले चुनाव में, यानी लगभग आधा कार्यकाल। और ये कहा जाता है कि जब भी कोई नई सरकार आती है उसके लिए सबसे बेहतर अवसर शुरू के 2 साल होते हैं, जब वो चाहे तो बहुत बोल्ड स्टेप्स ले सकती है, चाहे तो सुधारों की एक नई श्रृंखला शुरू कर सकती है, चाहे तो देश की अर्थव्यवस्था में बुनियादी बदलाव कर सकती है, चाहे तो सामाजिक नीतियों को नए परिप्रेक्ष्य में रखकर देश के अंदर एक नए सामाजिक सुधार की भूमिका तैयार कर सकती है। लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया था। 282 सीटें उनको मिली थी, जो पिछले 30 सालों में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को इतना ज़बरदस्त बहुमत मिला था। पहली बार कोई अपने बल पे कोई सरकार केंद्र के अंदर बनी है पिछले 30 सालों में। राजीव गांधी की सरकार के बाद लोगों की उम्मीदें आसमान पर थीं, लेकिन आज जब 2 साल पूरे हुए हैं तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज वो उम्मीदें कहीं दम तोड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सिर्फ 3 बातें आपके सामने रखनी है। पहली बात, मोदी जी ने कहा था, न खाता हूं न खाने देता हूं, भ्रष्टाचार के मसले पर, क्योंकि उनकी सरकार को जो मैंडेट था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था। मनमोहन सिंह की सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकारों में। दूसरा, विकास के मसले पर उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो भ्रष्टाचार के मसले पर मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह से किसी भी मामले में ये सरकार कम नहीं है, बल्कि 2 कदम आगे ही है। इनकी कैबिनेट में कम से कम आधा दर्जन ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार और दूसरे अपराध के गंभीर आरोप हैं। ललित मोदी को जिस तरीके से, एक घोषित अपराधी को जिस तरीके से फायदा पहुंचाने की कोशिश इनकी सरकार ने की, वो आपको मालूम है। वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत सिंह के मोदी ने किस तरीके से उनको फायदा आर्थिक स्तर पहुंचाने की कोशिश की, वो आपको मालूम है। रमन सिंह की सरकार के खिलाफ 35,000 करोड़ के घोटाले सामने आए हैं। रमन सिंह और उनके बेटे का नाम पनामा पेपर्स में आया है। अगस्ता वेस्टलैंड के मामले में भी रमन सिंह और उनके बेटे का नाम लोगों के सामने है। ऐसी स्थितियों में आपको मालूम है कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है, किस कदर वहां व्यापम का घोटाला चल रहा है। 40 से ज़्यादा लोगों का अभी तक कत्ल हो चुका है। और हैरानी की बात यह कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना खाता हूं ना खाने देता हूं, अभी तक अपने ना तो किसी मंत्री के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई की, ना ही किसी मुख्यमंत्री के, ना तो वसुंधरा के खिलाफ कोई कार्रवाई, ना ही सुषमा स्वराज के खिलाफ कोई कार्रवाई, ना रमन सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई, ना ही शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ किसी तरीके की कार्रवाई। और तो और रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेते थे, उनके बुकलेट निकालते थे, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अभी तक केस भी रजिस्टर नहीं किया, केस भी शुरू नहीं हुआ। सोनिया गांधी और अहमद पटेल का नाम अगस्ता वेस्टलैंड में आने के बाद उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो भ्रष्टाचार के मसले पर जो सरकार आई हो मैंडेट लेकर,
इस सरकार ने भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए। विकास के नाम पे आपको राघव कुछ और डिटेल्स देंगे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज भले ही ये कहा जाए कि देश की अर्थव्यवस्था अपनी गति में चीन से आगे निकल गई, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन अगर आप आंकड़े देखेंगे तो वह आंकड़े बहुत ही तकलीफ देने वाले आंकड़े हैं। सिर्फ एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि पिछले 6 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि 2015-16 में सिर्फ 1.5 लाख नौकरियां मिली, बस 1.5 लाख। 125 करोड़ के मुल्क में अगर 1.5 लाख नौकरियों का सृजन हो रहा है तो आप समझ सकते हैं देश की स्थिति का हाल क्या है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि इन 2 सालों के अंदर मौजूदा सरकार ने जिस कदर गुंडागर्दी बचा रखी है, जिस कदर इनके लोग अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जो उदारवादी, जो स्वतंत्र सोच के लोग, उन पर जिस तरीके का अत्याचार हो रहा है, वो बहुत ही चिंताजनक है। अखिला की मृत्यु आपको मालूम है कि सिर्फ बीफ खाने के नाम पर आरोप लगाकर उसका कत्ल कर दिया गया। रोहित वेमुला, एक दलित बच्चे को आत्महत्या करनी पड़ी क्योंकि केंद्र की मंत्रियों ने उसे विश्वविद्यालय से निकलवाने के लिए पूरी कोशिश की थी। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब कई दर्जन साहित्यकारों, रचना धर्मियों ने अपने पुरस्कार वापस लौटाए। पहली बार ऐसा हुआ इतने बड़े पैमाने पर। आज सारे के सारे विश्वविद्यालय जो हैं वहां अस्थिरता का माहौल है। और कल की घटना है भी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वहां के छात्र सिर्फ ये मांग कर रहे थे कि 24 घंटे साइबर यूनिवर्सिटी चले, सिर्फ 24 घंटे, कोई और मांग नहीं कर रहे थे, कोई नाजायज बात नहीं कर रहे थे कि विश्वविद्यालय के अंदर राउंड द क्लॉक साइबर लाइब्रेरी चले, साइबर पुस्तकालय चले। और उसको लेके वो जो छात्र धरने पर बैठे हुए थे, उनके ऊपर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और आरएसएस के गुंडों ने, बीजेपी के गुंडों ने जिस कदर उन पर हमला किया और महिलाओं के साथ जिस तरीके से मारपीट की, वो मैंने आपको ट्वीट पर कल ही रात में मैंने ट्विटर पे आपको भेजा। आम आदमी पार्टी उसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन की भूमिका उत्तर प्रदेश के अंदर बना रही है, क्योंकि हमने भी उस आंदोलन को समर्थन किया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र संघ के अध्यक्ष के साथ जो हुआ आपको मालूम है, जेएनयू में जो हुआ आपको मालूम है, जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो हुआ आपको मालूम है, आईआईटी चेन्नई में जो हुआ आपको मालूम है, एफटीआई में एक ऐसे व्यक्ति को चेयरमैन बनाने का, एक ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी देने का काम किया गया जो पोर्न फिल्में बनाया करता था। सारे विश्वविद्यालय की हालत ये है। और हालत यह है कि राष्ट्रवाद के नाम पर जो देश के अंदर भारत माता की जय नहीं कहते, उनके ऊपर कातिलाना हमले हो रहे हैं। और कश्मीर के अंदर जो भारत माता की जय कहते हैं, उनके ऊपर भी कातिलाना हमले हो रहे हैं। ये इस सरकार का वो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप सोशल मीडिया पे अगर हैं तो बरखा दत्त जैसी पत्रकार को भी, पत्रकारों को, महिला जो समाज सेविका हैं, जो समाज में ऊंचा स्थान रखने वाली महिलाएं हैं, उनको बलात्कार करने की धमकी दी जाती है सोशल मीडिया के। और मोदी जी ऐसे तमाम लोगों को खुद फॉलो करते हैं, जो लोग महिलाओं के साथ अत्याचार की बात करते हैं, उनके ऊपर बलात्कार की बातें करते हैं, ऐसे लोगों को देश का प्रधानमंत्री जो है वो फॉलो करता है। इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि ये जो गुंडागर्दी का माहौल देश के अंदर बनाने का काम किया गया है और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की मंशा है। तो ये ऐसी सरकार है जो देश के लिए खतरनाक सरकार है। ये अलग बात है कि जिस तरीके से पैसा खर्च करके कहा जा रहा अब की बार देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो उनके सपनों में जरूर बढ़ रहा होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का मानना है कि ये अब की बार बहुत खतरनाक सरकार। मैं 2-3 आंकड़े आपको आर्थिक मसले में बता देता हूं। पहली बात तो यह कि जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, कोर इंडस्ट्रीज पिछले 1 दशक में अपने सबसे निम्नतर स्तर पर उसके अंदर ग्रोथ हुआ। जॉब क्रिएशन पिछले 6 साल में निम्नतम स्तर पर है। एक्सपोर्ट की हालत खराब है। रुपया किसी तरीके से, रघुरामन
राजन की वजह से थोड़ा संभला जरूर कह सकते हैं, लेकिन वो भी 70 के आसपास रहता है। और उसके बाद जिस तरीके से रिजर्व बैंक के गवर्नर पर हमले हो रहे हैं वो आपको मालूम है। 8 कोर सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर मार्जिनल तो छोड़ दीजिए, नेगेटिव ग्रोथ। एग्रीकल्चर की हालत बुरी है। अगर मौसम इस बार ठीक नहीं रहा तो देश के अंदर क्या होगा आपको मालूम है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, चाहे बुंदेलखंड का किसान हो, चाहे पंजाब का किसान हो, चाहे महाराष्ट्र का किसान हो, किसान आत्महत्या कर रहे हो और उनकी तरफ किसी तरीके की कोई दृष्टि प्रधानमंत्री जी की नजर नहीं आती है। बैंकों की हालत आपको मालूम है कि बैंक अब बैंकरप्ट होने के कगार पे है और जो लोग बैंकों को बैंकरप्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों को हिंदुस्तान छोड़ने की परमिशन या इजाजत दी जाती है, उनके लिए रास्ता बनाया जाता है। तो स्थिति कैसी है आपको अच्छी तरीके से मालूम है। मैं पंकज भाई से गुजारिश करूंगा कि वो गोवा के मसले पर, हाँ अच्छा क्या दीपक जी ने याद दिला दिया, पाकिस्तान का मसला मैं भूल गया था। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पहली ऐसी सरकार है जिसने पाकिस्तान के सामने अपने घुटने टेके हैं। पहली ऐसी सरकार है जिसने पाकिस्तान के सामने ऐसे घुटने, अन्यथा आज तक पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि भारत के सामने वो आंख मिलाने की जरूरत कर सके। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को गलबैया कर रहा हो और उसके फौरन बाद पठानकोट पर हमले हो और पठानकोट पर हमले होने के बाद अगर आईएसआई के लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाए कि आप खुद आइए, क्योंकि आपने हमला किया है इसलिए आप खुद इस पूरे मसले की जांच करिए, तो आप समझ सकते हैं देश की हालत क्या है। कश्मीर में नए सिरे से आतंकवाद की बड़ी जोरदार तैयारी चल रही है। बॉर्डर पे हिंदुस्तान को 1971 के बाद पहली बार सबसे ज़्यादा शेलिंग हुई है और बॉर्डर एरिया में जम्मू के इलाकों में सबसे ज़्यादा लोग सीमा को छोड़ के भागे हैं। ये सब वेरीफाइबल फैक्ट्स हैं। आईएसआईएस के झंडे हिंदुस्तान में कभी दिखाई नहीं जाते, तो आईएसआईएस का कोई नामो निशान तक नहीं था। वहाँ आज रोजाना आईएसआईएस के झंडे दिखाए जा रहे हैं। और आतंकवाद से लड़ने के नाम पे जिन लोगों ने बम फाड़े, ऐसे प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित को बचाने की कोशिश की जा रही है, तो आतंकवाद से लड़ने का इनका इतिहास